शुरुआत एक सवाल से करूँगा। क्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उस समुदाय के पास मौजूद है जो सर्वाधिक उससे प्रभावित? हमने हमेशा विशेषज्ञों से समाधान मांगे हैं और बार बार ये साबित हुआ है कि असली शक्ति समुदाय के पास होती है। उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनके संसाधन और उनका नेतृत्व। बात 1985 की है। मैं इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स में MSW की पढ़ाई जब कर रहा था, उस टाइम पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आज भी प्रासंगिक है गांधी विचार। ये आर्टिकल लिखा था बंकर रॉय, डायरेक्टर सोशल वर्क रिसर्च सेंटर तिलोनिया, जो आज की तारीख में बैरफुट इंटरनेशनल के नाम से जाने जाते हैं। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उस लेख से और उसके बाद मैंने वहाँ उनसे मिला और 2 साल मैंने उनके साथ काम किया। मोटे तौर पे जो समझ में आया वो ये है कि सही दृष्टिकोण से यदि काम किया जाए तो सामान्य लोगों से साथ भी असामान्य बदलाव किए जा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि स्थानीय लोगों का ज्ञान, संसाधन, संस्कृति और नेतृत्व के बिना वो कोई भी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि जब मैं कॉलेज से निकला था तो ये सोच के निकला था कि आदिवासियों के लिए काम करूँगा, लेकिन जब मैं तिलोनिया से 2 साल बाद निकला तो मैं सोच के निकला था कि मैं आदिवासियों के साथ काम करूँगा। 1985 में भारत सरकार ने पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास में लोक भागीदारी की बात की और इसके लिए सबसे पहला जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो था ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी मिशन और पूरे देश में 10 जिले चयनित किए गए उसके लिए, जिसमें एक झाबुआ, मध्य प्रदेश का झाबुआ था। झाबुआ मूलतः आदिवासी जिला है और उस टाइम पे आपराधिक गतिविधियों के रूप में भी जाना जाता था। निम्न भूजल स्तर, वनों की कटाई हो चुकी थी, उबड़ खाबड़ जमीन, पथरीला क्षेत्र है और आजीविका की कोई साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में हमारा 87 में हम लोगों ने तय किया कि हम उन लोगों के साथ काम करेंगे। पहला चैलेंज हमारे सामने था कि उनसे संवाद कैसे किया जाए, क्योंकि बाहरी समुदाय के साथ जो उनका रिश्ता था वो शोषण और अविश्वास का था। क्योंकि जो भी बाहर से उनके बीच जाता, किसी न किसी रूप में उनकी स्थिति का लाभ उठाता, चाहे धंधा करने जाता या कोई सरकारी स्कीम लेके जाता, उनकी स्थिति का लाभ उठाता रहा। हमने सबसे पहला ये सोचा कि हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उनसे संवाद करेंगे। यहाँ पर उस टाइम पे तेजाजी महाराज एक स्थानीय लोक देवता हैं, उसके लोग नाटक करते थे, युवा लोग। वो नाटक रात रात भर लोग काफ़ी रुचि से देखते थे और जो गाने गाते थे उसमें उन्हीं कलाकारों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया, हमारी सामाजिक और गांव की समस्याओं की स्क्रिप्ट लेके, और उन्हीं लोगों के साथ शुरू किया हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक अभियान। शुरू में 10 गांव पायलट थे हमारे और जब नुक्कड़ नाटक के मंचन शुरू हुए तो आश्चर्यजनक रूप से लोग एकत्र तो हुए, देख भी रहे थे और ये पहला मौका था वहाँ पे कि लोग गांव की समस्याओं पर बात कर रहे हैं और साथ ही निराकरण पे भी बात कर रहे हैं। मोटे तौर पे जो बात आ रही थी कि कर्जा बहुत था लोगों का, हर आदमी कर्ज से पीड़ित था। 10,000 से लेके 20, 30, 45, 50 तक कर्जा था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी पानी की समस्या। तो भाई क्या किया जाए, सॉल्यूशन उनको ही पूछ रहे थे हम सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो सोच के गए थे, हम उन्हीं से बात करना था हमको। उन्होंने तय किया कि हम किस जगह कौन सी संरचनाएं बनेगी, ये सब उन्होंने बैठ के तय किया। एक समिति बनाई गई जो जिम्मेदार इस काम को आगे बढ़ाने वाली थी, उसको ग्राम विकास समिति कह रहे थे, और संरचनाएं कहाँ कहाँ बनेगी और ये भी तय कर रहे थे कि इसका बजट भी बना रहे थे। तो इसमें ज़्यादा बजट रहा था तो कॉन्ट्रीब्यूशन के हम श्रमदान करेंगे, हलमा पर्ची करेंगे उनकी एक सिद्धत की। तो ऐसा करके वो उनके ऑनरशिप के साथ गांव का पानी गांव में रोकने की मुहिम वहाँ चल पड़ी। इसी क्रम में एक गांव रूपा पड़ा था,
रूपापाड़ा एक आदिवासी गांव जहां पर करीब 70 घर की बस्ती थी और 3 फलियों में बटा गांव था। आए और कह रहे कि हमारे गांव में भी नुक्कड़ नाटक करो। लोग ऐसे ही कहते थे कि नुक्कड़ नाटक करो, यानी काम की शुरुआत। 2 बात सबसे ज़्यादा आई, वहाँ भी ये सीधी थी, पानी की समस्या थी, कर्ज बहुत ज़्यादा था। इस गांव के लोग ये चाह रहे थे, पानी पर तो काम करना चाह रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे हमारे गांव में जंगल भी बने। वो वृक्षारोपण बड़े स्तर पे करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी जिम्मेदारी थी, गांव का पूरा गांव एक मत नहीं हो रहा था, कुछ लोग तैयार नहीं होते गांव में। और चूंकि वृक्षारोपण सार्वजनिक भूमि पे करना था, तो कुछ लोगों के कब्जे थे, वो उसे हटाना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी मशक्क़त हुई, अल्टीमेटली साल 2 साल लगा उस पूरी प्रक्रिया को करने में, और फिर भी 100% तैयार नहीं हो पाए। और करीब 50 एकड़ का एक प्लॉट वहाँ पे लोगों ने तय किया कि हम इस पर काम करेंगे। कंटूर ट्रेंचेस, बंडिंग, छोटे छोटे तालाब, संरचनाएं बनाई गई। और सबसे बड़ी बात, जो पथरीली ज़मीन के ऊपर 30,000 पौधे भी लगाए गए और घास के बीज भी डाले गए। चूँकि कुछ लोग गांव में तैयार नहीं थे, तो उनको चौकीदारी भी करनी थी लगाने के बाद। तो गांव में सब लोगों ने नंबर लगाया कि एक एक दिन हम सब उसको संभाल देख कर करेंगे उस दिन। और बारिश हुई, और पहली बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश, उसके बाद बारिश के बाद के सीजन में पौधे तो लग गए थे, लेकिन पौधे को सर्वाइव करना बहुत टेढ़ा काम था। 30,000 पौधे को चलाए रखना पत्थर के। लेकिन गांव की महिलाओं ने और सबने मिल के बारिश के बाद गर्मी के दिनों में टैंकर से और गढ़ों से महिलाओं ने पूरा उस को प्लांटेशन को पानी पिलाया। और देखते देखते करीब 70% के ऊपर उसकी जनरेशन, उसकी सफलता उस जंगल की हुई। ऐसा ही हुआ कि जिस गांव में चारा नहीं था, इतना चारा हुआ कि वो आपस में बांट भी रहे थे और बाद में दूसरे को दे भी रहे थे। तो सबसे पहला जो पशुओं के लिए उनकी समस्या थी चारे की, वो एक तो बहुत सीधी दिखी। दूसरा, संरचनाओं में जब पानी भरा तो निचले इलाकों में जहाँ सूखा था, वहाँ पे कुओं में पानी आ गया, हैंडपंप में पानी आ गया। तो एक पूरे गांव की देखिए कि जिस तरह से गांव ने अपने ज्ञान का, उसकी संस्कृति संसाधन का और नेतृत्व का इस्तेमाल करके सामंजस्य से मिलकर जिस तरह से वो एक पूरे गांव की इकोनॉमी बदली, संसाधन खड़ा हुआ, वो हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग था और पहला अनुभव था। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने उस चीज़ को लोक संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए वहाँ पर उन्होंने उस पूरे प्लॉट पे एक वन डेयरी की स्थापना करी। और हर दिवासा के दिन लोग वहाँ पर इकट्ठे होते और पर्यावरण का वो केंद्र बन गया। और पहला क्षेत्र था पेटलाद में जहाँ पर लोग के द्वारा संरक्षित वो वन क्षेत्र था, और लोग उससे खुद उसको मैनेज कर रहे थे। और सोशल फेंसिंग थी, कोई फेंसिंग नहीं थी वहाँ पर पशु की बचाने के लिए। तो जो बाकी लोग थे, आसपास के लोग जुड़ गए, और ये हर गांव से मांग आने हम भी करना चाहते था। वो इंस्पायरी उस गांव का हुआ। तो इस पूरे के अंदर यदि हम देखें तो आदिवासी समाज जो है, सादगी, समानता, सामूहिकता, सहभागिता और स्वावलंबन, ये जो बातें हैं, ये आदिवासी संस्कृति की मूल विशेषता है। हमने इन्हीं मूल्यों को अपनी विकास यात्रा का आधार बनाया। जैसे हमने गांव का पानी गांव में शुरू किया। दूसरा हमारा अभियान शुरू हुआ गांव की मिट्टी गांव में। जूनाखेड़ा गांव एक था पास में, वहाँ के लोग एक बार आए तो बोले पानी का काम तो हम कर रहे हैं, एक हमारे गांव में बहुत पुराना तालाब बना हुआ है, सिंचाई विभाग में तालाब बनाया था 10 साल पहले। धीरे धीरे पानी की में मिट्टी भर जाती है तालाब के। उस गांव में उस तालाब में 10-12 फीट मिट्टी भर चुकी थी। लोगों ने कहा ये मिट्टी यदि हमारे खेत में डाल दी जाए तो हमारे खेत की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा एक टैंक का जो पानी की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। प्रस्ताव आकर्षक था, हमने नहीं सोचा था इसके बेस पे, लेकिन महंगा बहुत लग रहा था, इतने बड़े तालाब को हम कैसे करें। उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ ट्रैक्टर हमें दे दीजिए, हम श्रमदान का जो करेंगे, अर्जी पर्जी करेंगे। अर्जी पर्जी आदिवासियों की एक संस्कृति है जिसमें वो श्रम के बदले श्रम आपस में करते, पैसे का लेन नहीं करते हैं। मैंने आपके यहाँ श्रम करा, आपने हमें एरिया करा, हम अर्जी पर्जी से पूरे काम को करेंगे, एक दूसरे खेत पे गाय करें, हमको पैसा नहीं चाहिए। बहुत काम आसान हो गया, संस्कृति भी आ गई, ज्ञान की उनका आ गया, हमारी तो लीडरशिप भी थी, लोग ले रहे थे। हमने उस काम को शुरुआत किया। 98 में हमने उस काम की वर्क करी। पहले साल कुछ ही लोग तैयार हुए क्योंकि मेहनत भी कर रही थी, और बिना पैसे खेत तो कैसे करते। लेकिन पहले साल जो वो मिट्टी लोगों के खेत में गई, तो पहले ही साल उस खेत के अंदर जो उत्पादन हुआ, ये पथरीली जमीन पर स्वाभाविक था कि इतनी उपजाऊ मिट्टी चली गई, तो वो लोगों के कभी इतना उत्पादन हुआ और उसकी कॉस्ट भी कम हुई, क्योंकि खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि तालाब की मिट्टी अपने आप में एक खाद थी। तो उसके बाद काफ़ी लोग
हुए जो हमको भी करना है, दूसरे साल जो किए तो कभी भी हो सकता था ये काम, बाकी दिनों में तालाब पानी भरा रहता है। फिर गाँव-गाँव के और लोग उठे कि हमको भी करना है, तो उस प्रकार ही गाँव की मिट्टी गाँव में का एक अभियान चल पड़ा और हर साल लोग मानते कि हमारी यहाँ दिक्कत है, हम भी इसको करना चाहते हैं। तो धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में पानी मिट्टी के काम के बाद लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि पर लोगों को इसका पूरा खर्चा हुआ। अब बारी आई, धीरे-धीरे हम देख रहे थे कि गाँव का पैसा गाँव में। हमने शुरू में कहा कि कर्जा बहुत लोगों का था और बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे एक समूह था जो कर्ज देने का काम करता था। उसका ब्याज बहुत तगड़ा था, ऊँची दर पे ब्याज था। दूसरा, वसूली भी बहुत सख्त था, लेकिन चूँकि लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, तो लोग मजबूरी से लेने जाते थे और उसको स्थानीय लोग उसको काली बैंक के नाम से जानते थे। तो अब ये इसका निराकरण कैसे किया? तो हमने गाँव में बैठे बातचीत की। देखिए, उस टाइम पे एसएचजी कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने तो उन्हें ग्राम कोष तैयार किया जाए और सब पैसा एक जगह रखे गाँव के लोग और जिसको ज़रूरत होगी वो उधार लेगा और फिर ब्याज सहित वापस उसमें जमा करेगा टाइम के बाद। उसमें एक आदमी लिखा-पढ़ी का काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ गया। ट्रायल कर देखा 1-2 गाँव में। पहले दिन 2,000 रुपये आ गए, 2,000 मायने रखते, 50-50 रुपये ही ज़रूरत पड़ती थी लोगों को। 5-10 रुपये की ही नहीं बहुत मायने रखता था। मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ। करते वो 2,000, 5,000, 20, 10 लाख गाँव, हर गाँव के अंदर धोड़ी बैंक आंदोलन शुरू हो गया। धोड़ी यानी व्हाइट, तो काली बैंक है, धोड़ी बैंक आंदोलन शुरू हुआ। और धोड़ी बैंक आंदोलन के तहत पूरे गाँव-गाँव में 30-40 गाँव के अंदर इस प्रकार के ग्राम कोष तैयार हो गए और उस काली बैंक का जो पूरा काम था, वो वहाँ से बंद हो गया। और धोड़ी बैंक आंदोलन में आज की तारीख में वो करीब 4,000 महिलाओं का एक संगठन है, फेडरेशन बना उनका, महिला शक्ति संघ के नाम से, और करीब 2 करोड़ रुपए उनके पास है। वो जो ज़रूरत पड़ने पर पैसा लेते हैं और वापस ब्याज से ही उसमें जमा करते हैं। पूरा ही उसका लिखित सिस्टम में लिखा हुआ गया है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा जो हमारा ग्राम स्वराज का जो मंत्र था, उसका एक आगाज हुआ और बहुत ही सफलतापूर्वक इस पूरी बात के बाद महिलाओं के अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि जहाँ 5 रुपए नहीं होते थे, आज लोगों के पास रुपया भी आ गया, खेती बाड़ी में पानी भी आ गया, ये चीज़ हुई। लोग काफ़ी उत्साहित हुए और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। अब प्रश्न आ रहा था, उस दौरान वहाँ पे जैसे महिला शक्ति संघ जो पानी इसके लिए बना, एक लोक जागृति मंच संगठन बना और वो मूल रूप से उसका काम ये तैयार किया गया कि आदिवासी समाज के अंदर जो अच्छी परंपराएं हैं, वो सब नई पीढ़ी भूल चुकी थी और गर्मी के कारण ये लोग भी भूल चुके थे, उसको वापस रिवाइव किया जाए। अर्जी पर्जी जैसी बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जिसको किया जाए, और दूसरा ऐसी परंपराएं जो कुरीतियां हैं, जैसे शराब पीना, झगड़ा करना, थाने में लाना, नुक्ता करना, शादी में खूब पैसा खर्च करना, इस पे भी रोक लगाई जा रही है। तो इस प्रकार से लोक जागृति नाम का एक संगठन हुआ, तैयार हुआ और उसने इस प्रकार का मूवमेंट का काम किया और इस प्रक्रिया से गांव का झगड़ा गांव में शराब के बाद एक हुआ, क्योंकि छोटे छोटे झगड़े जब थाने में जाते हैं और दोनों पार्टी को खूब पैसा खर्च करना पड़ता है, 10-20-30 हज़ार सामग्री पड़ती। तो चौपाल का न्याय जो पुरानी व्यवस्था थी कि अब झगड़ा होगा, गांव पंचायत बैठेगी, वहाँ निपटाएगी, और वो अभियान शुरू हुआ और देखते देखते उस अभियान से भी बहुत सफलता मिली। तो इस प्रकार से लोगों का धीरे धीरे झगड़ा परंपराओं को लेकर लोगों ने अपना काम शुरू किया। एक तीसरा बात जब बात आई कि प्राइवेट कर्ज को लेकर इन सब चीज़ों पे काम किया, उस टाइम पे आईआरडीपी की एक योजना थी, पूरे क्षेत्र में 89 में लगभग शुरू हुई थी और वो थी लिफ्ट इरिगेशन योजना। वो योजना ये थी कि नदी के पानी को, दूर से पानी को लाकर 7, 8, 10 किलोमीटर तक उस लिफ्ट करके लोगों के खेत में सिंचाई की जाए। योजना तो प्लान तो अच्छा था कि दूर से पानी आएगा, लोगों को था कि चलो बढ़िया हमारे खेतों में पानी आ जाएगा तो हम बढ़िया सिंचाई होगी, बहुत फायदा होगा। लोगों के ग्रुप बनाए गए, करीब 1,000-1,700 किसानों के साथ इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बना के काम किया गया। लेकिन तकनीकी खामियों से जो सामग्री लाई, उसकी घटिया सामग्री भी थी, वो योजना वही फेल हुई। और वो चूंकि लोगों को आईआरडीपी के साथ ही बैंक से लोन में हुई थी, उससे सब्सिडी भी थी, तो हर किसान के ऊपर जब 3, 4, 5 साल बाद बैंक ने अपना वसूली अभियान शुरू कर दिया।
अब चूंकि लोगों को तो उससे लाभ ही नहीं मिला था, तो क्या फायदा, पैसा कैसे देते। अब बैंक उन जमाने में तो बैंक काफी सख्ती से वसूली करती थी, आज तो फिर भी थोड़ा माहौल है। तो कितना सख्ती थी कि जब बैंक वाला आके पूरा गांव खाली हो जाता, क्योंकि पूरे गांव का ही कर्जा था, और जब पूरी राशि जोड़ी जाए तो पूरा गांव बिक जाए तो भी इतनी राशि, इतनी बड़ी राशि थी वो, एक एक आदमी 30-30 35 हजार। तो अब लोग काफी उसको माफ कराने के लिए काफी उन्होंने चक्कर काटे अधिकारियों से, नेताओं से, लेकिन सबने कहा कि भाई तुमने लिया है तो तुमने सिग्नेचर किया है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान वो मुद्दा हमारे संगठन में जब आया, वो देखा कि हम लोगों ने कुछ जानकारी ली कि ये तो मामला तो सच में ये लोगों ने लिया नहीं है, पैसा दे क्या सकते हैं। तो एक नियम आया, एक हमारे बी.डी. शर्मा जी, हमारे बहुत पुराने वो कमिश्नर थे मध्य प्रदेश में, तुमान बिट्रा के कमिश्नर थे, उन्होंने बताया कि ये कानून हमने था बनाया था, संदिग्ध दायित्व निर्धारण अधिनियम। यदि ऐसी कोई योजना जिसने प्राकृतिक कारणों से या तकनीकी गलतियों से यदि वो योजना फेल हो जाती है, तो वो कर्जा माफ किया जा सकता है। उस लाइन का इस्तेमाल करते हुए पूरा आंदोलन को रीडिजाइन किया और फिर मांग करना शुरू किया कि भाई हमको, क्योंकि ये फेल हो गई है तो हमें माफ़ किया जाए। काफ़ी जिले स्तर में दौड़े, स्टेट में दौड़े, राज्य स्तर तक, नेशनल लेवल तक वो मामला इतना हुआ और अब मीडिया ने प्रमुखता से उसको छापा, बहुत बड़ा आंदोलन। अल्टीमेटली मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई और 3-4-5 साल के आंदोलन के बाद, और सही पाया कि जो बात कही सही थी, उसमें गलतियां थी, और लोगों को कर्ज की माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ, और ये काफ़ी बड़ी संख्या थी। और स्वाभाविक है कि अब उन लोगों का पहली बार था, वो समाज के अंदर की चीज़ों से लड़ते लड़ते वो स्टेट के साथ इस प्रकार के इशू के साथ अपनी बात रख रहे थे। इससे उत्साहित होके वहाँ का जो संगठन था, उन्होंने नेशनल लेवल के, चाहे वो पानी के निजीकरण का मुद्दा हो, हीनांतरित बीज का मुद्दा हो, राइट टू वर्क है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इस प्रकार के मुद्दों में राष्ट्रीय स्तर पे भी उन संगठन ने काफ़ी बढ़ चढ़ के। अब प्रश्न था कि ये पूरी प्रक्रिया के तहत हम सोच के गए थे पानी का काम करें, वो हमारा, उसके बाद जो जो हुआ वो हमारी पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। तो बात यह है कि हमारी जो भूमिका थी वो सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका थी, सहजकर्ता के रूप में थे हम वहाँ पर, हमारा कोई बहुत बड़ा उस पर रोल नहीं था। और इस तरह से पूरा पानी से शुरू हुआ काम, सामाजिक रचनात्मक कार्य से शुरू हुआ, सुधार कार्यक्रम में सामाजिक सुधार हुआ, और तीसरे स्तर में वो पूरा काम जो है वो आंदोलन की तरफ, सत्याग्रह की तरफ चला गया। तो ये एक जागरूकता की बहुत बड़ी मिसाल थी, और हमारे लिए लर्निंग था कि किस तरह से एक समाज जो इस समस्याओं में था, और खाली उनके साथ जब उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को माध्यम बना के विकास की ये यात्रा हुई थी। जिन लोगों के साथ हमने काम किया वो हमारे लाभार्थी नहीं हैं, वो इस पूरी यात्रा के नायक हैं। उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास कैसे किया जाए। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आएं और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।